Okay, so today we are going to end this chapter of refraction of light. This is the last part of this chapter. So in the last previous part, which is part 2 of refraction of light, what we had studied is why do stars twinkle, why don't planets twinkle, and various effects of refraction of light at the atmosphere of Earth for the light coming from the sun. Okay, so one effect was early sunrise, the other effect was delayed sunset, and we had also seen the concept of mirage. So today the first question we're trying to answer is what is light? If you remember in 9th standard we had a chapter on sound. And in that chapter we had learned that sound is a pressure wave, right? And we had learned various quantities of various properties of a wave. So if this is a wave, this distance was known as wavelength, right? And the height was known as amplitude. Okay, and wavelength had a meaning, amplitude had a meaning with respect to sound waves. So amplitude क्या है, हाइट है राइट वेव का, वो क्या बता रहा था, कितना वॉल्यूम है उस साउंड का, कितना ज्यादा जोर से बज रहा है वो आवाज, कितना ज्यादा जोर की आवाज है वो, दैट इंफॉर्मेशन वाज इन द हाइट ऑफ द वेव. सो जितना ज्यादा हाइट उतना ज्यादा वॉल्यूम है उस साउंड का, जितना कम हाइट उतना कम वॉल्यूम है उस साउंड का. एंड व्हाट वाज वेवलेंथ टेलिंग अस? सो इफ से फॉर एग्जांपल दिस वाज वन sound wave and this was another sound wave. What's the difference between two? दोनों का amplitude same है, right? दोनों का height same है, ये दोनों का volume मुझे same सुनाई देने वाला है, पर इन दोनों का wavelength अलग है. इसका wavelength ज्यादा है और इसका wavelength कम है, तो इसका सुर बदलने वाला था. So this was higher सुर, okay? ऊंचा सुर बोलते हैं हम लोग हिंदी में. And this is लोअर फ्रीक्वेंसी या फिर नीचे का सुर, राइट? तो पिच बदलने वाला था. तो ये हाई फ्रीक्वेंसी वाला था, ये लो फ्रीक्वेंसी वाला था, और उससे सुर बदल रहा था. सो इफ आई एम सेइंग कि लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ओके, आई एम सेइंग दैट लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो ये भी कुछ इस तरीके से दिखने वाला है, राइट? ये लाइट वेव बोल सकता हूं मैं क्योंकि इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. तो इसका एम्पलीट्यूड का क्या मतलब होगा और इसका वेवलेंथ का क्या मतलब होगा? सो अगेन एम्पलीट्यूड इज सेम, लाइट कितना ज्यादा ब्राइट शाइन कर रहा है, उसका इंटेंसिटी कितना है लाइट का, ओके, दैट इज गोइंग टू बी गिवन बाय हाइट ऑफ द वेव विच इज एम्पलीट्यूड. और वेवलेंथ क्या बताने वाला है? वेवलेंथ बताने वाला है कलर, ओके. सो कितना ज्यादा वेवलेंथ है या कितना कम वेवलेंथ है उस लाइट का, लाइट वेव का, उससे पता चलने वाला है कौन सा कलर का वो लाइट है, ओके. सो यहां पे मैंने नोट किए है वेरियस कलर्स ऑफ अ रेनबो, ओके. सो वी हैव रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट. हाउ डू यू रिमेंबर दीज कलर्स? These are colors of rainbows, right? So you remember the word Vibgyor, VIB, Vib, GYOR, Gyor, Vibgyor. So if you remember this particular word, you will remember all colors of a rainbow, okay. So as I said, light is an electromagnetic wave और उसका वेवलेंथ पे डिपेंड करता है उसका कलर क्या है. तो मैंने रेड कलर का वेवलेंथ लिखा है और वॉयलेट कलर का वेवलेंथ लिखा है. सो रेड कलर का वेवलेंथ कितना है? 700 मीटर्स, तो ये ज्यादा वेवलेंथ है. वॉयलेट का कितना है? 400 मीटर्स, इसका वेवलेंथ कम है. सो रेड कलर इज गोइंग टू लुक समवॉट लाइक दिस क्योंकि उसका वेवलेंथ ज्यादा है, और वॉयलेट कलर इज गोइंग टू लुक लाइक दिस क्योंकि उसका वेवलेंथ कम है, राइट? सो दिस शुड बी 700 nanometers and this will be 400 nanometers. Now what is nanometer? Okay, so 700 nanometer is equal to, भी nano मतलब क्या? nano means 9, तो 700 nanometers मतलब 700 into 10 raised to minus 9 meters. 700 यहां से लिखा, नैनो मतलब इंटू 10 raised to minus 9, और मीटर्स को वैसे के वैसे लिखा, ओके. फिर 10 raised to minus 9 यानी क्या? 700 को डिवाइड करना है हमें किस नंबर से? 1 के बाद 9 zeros, 1 के बाद 9 जीरो. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9.
सो यहाँ पे 2 जीरोस कट हो जाएंगे, सो मुझे मिलेगा 0.1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर्स होने चाहिए डेसिमल पॉइंट के बाद, सो इतना मीटर। तो 700 नैनोमीटर यानी 0.0000007 मीटर्स, इतना छोटा उसका वेवलेंथ होगा। किसका? रेड कलर के वेव का, इतना कम उसका वेवलेंथ होगा। और वॉयलेट का उससे भी कम होगा ऑलमोस्ट। सो दिस वॉयलेट कलर का वेवलेंथ क्या होगा? 0.0000004 मीटर्स, ये वॉयलेट कलर का वेवलेंथ होगा। So basically what is light? Light is an electromagnetic wave. Wave कैसे दिखता है? ऐसा दिखता है, उसका वेवलेंथ होगा, उसका एम्पलीट्यूड होगा। एम्पलीट्यूड से पता चलेगा वो कितना इंटेंस है लाइट, कितना ज्यादा जोरों से शाइन कर रहा है वो लाइट। और उसके वेवलेंथ से क्या पता चलेगा? उसका कलर क्या है। जितना अलग अलग तुम लोग वेवलेंथ कम ज्यादा करते रहोगे, अलग अलग कलर्स मिलते जाएंगे। एंड दीज आर द अप्रोक्सीमेट वेवलेंथ्स। रेड कलर का अराउंड 700 नैनोमीटर्स होता है, वायलेट कलर का अराउंड 400 नैनोमीटर्स होता है। ओके, So the next question to ask is, अगर समझो मेरा 700 नैनोमीटर से ज्यादा हो गया वेवलेंथ, ओके, मेरे पास एक लाइट वेव है, उसका जो वेवलेंथ है मैं धीरे धीरे बढ़ा दो, 500 600 700, तो वो ग्रीन कलर से येलो होगा, येलो कलर से ऑरेंज होगा, 700 पहुंचूंगा तो रेड कलर का होगा। उससे ज्यादा भी बढ़ा दिया मैंने तो क्या होगा? सो द आंसर इज इंफ्रा रेड में चला जाएगा। ओके, सो दिस रीजन इज नोन एज इंफ्रा रेड। और समझो मैंने इससे भी कम कर दिया, वॉयलेट का क्या है वेवलेंथ 400 नैनोमीटर, उससे भी कम चला गया, दैट इज नोन एज अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट रेज, सो इसको यूवी रेज भी बोलते हैं। ओके, सो यूवी रेज का वेवलेंथ बहुत ज्यादा कम होता है और वो हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकता है। बट कैन वी सी इंफ्रारेड एंड अल्ट्रा वायलेट? द आंसर इज नो। तो साउंड के केस में अगर तुम लोग को याद होगा, सिर्फ 20 से 20,000 फ्रीक्वेंसी में ही हमें साउंड सुनाई देते हैं। 20,000 से ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा हमें सुनाई नहीं देगा, 20 से कम फ्रीक्वेंसी होगा हमें सुनाई नहीं देगा। सिमिलरली हमारे आंख का भी ये रेंज है 700 to 400। अगर 700 से ज्यादा हो गया अपना वेवलेंथ तो इंफ्रारेड में चला जाएगा, आवर आईज वोंट बी एबल टू सी दैट लाइट। अगर 400 से कम हो गया उसका वेवलेंथ तो आवर आईज वोंट बी एबल टू सी इट, इट इज नोन एज अल्ट्रावायलेट। ओके, the next topic we are discussing is dispersion. Okay, so before we come to dispersion, there is this one question which I want you to consider. It is given in your textbook itself. The question asks, is speed of each color of light the same? Is speed of each color of light the same? तो समझो यहाँ से रेड कलर का एक वेव ट्रैवल कर रहा है, यहाँ पे ग्रीन कलर का, यहाँ पे वॉयलेट कलर का, तीनों का स्पीड सेम होने वाला है क्या? The answer is वैक्यूम में अगर ये होगा, in vacuum the answer is going to be yes। तो अगर तीनों कलर के वेव्स वैक्यूम में ट्रैवल कर रहे हैं, वैक्यूम यानी स्पेस में जहां पे कोई एयर वगैरह नहीं है, वहां पे तीनों का स्पीड सेम होने वाला है। इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट, ओके, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बट अगर ये एयर में है, अगर ये एयर में है, then the answer is no। तो एयर में अगर ये तीन वेव्स ट्रैवल करे, एक रेड कलर का वेव है, एक येलो कलर का वेव है, एक ग्रीन कलर का, एक वॉयलेट कलर का, तीनों का स्पीड अलग होने वाला है एयर में। ओके, और इससे कुछ तो एक इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है रिफ्रैक्शन के टाइम। तो समझो अगर मेरे पास एक ग्लास स्लैब ट्राइंगल शेप में, ठीक है, ये ग्लास है, ग्लास का स्लैब, ये ट्राइंगल शेप में, और मैंने यहां से व्हाइट लाइट पास किया, व्हाइट लाइट। ओके, वी हैव लर्नड इन प्रीवियस क्लासेस कि व्हाइट लाइट बेसिकली उसके अंदर सातों कलर्स होते हैं। तो अगर 7 कलर्स हिट आवर आईज टुगेदर, वी आर गोइंग टू सी इट एज व्हाइट लाइट। और अगर व्हाइट लाइट को तुम लोग छोटे छोटे हिस्सों में बांटो तो उसमें अलग अलग कलर्स होते हैं। तो व्हाइट कलर्स इज मेड अप ऑफ डिफरेंट कलर्स। सो अगर मैंने व्हाइट लाइट पास किया तो व्हाइट लाइट के अंदर क्या है? सारे 7 कलर्स ऑफ रेनबो इसके अंदर ही है, VIBGYOR। ये सारे कलर्स इस व्हाइट लाइट के अंदर एक साथ आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक साथ है, हमें लग रहा है कि वो व्हाइट कलर का। नाउ अब ये ग्लास के ऊपर आ गया, राइट? बाहर क्या है? एयर है, बाहर एयर है, अंदर ग्लास है जो ट्राइंगल शेप का है। तो हमें पता है जब भी ये एयर यानी रेयर मीडियम से ग्लास यानी डेंसर मीडियम में जाएगा, इट इज गोइंग टू रिफ्रैक्ट, राइट?
और रिफ्रैक्शन किस पे डिपेंड करता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। रिफ्रैक्शन किस पे डिपेंड करता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, कितना मुड़ने वाला है। और कितना मुड़ने वाला है ये और किस पे डिपेंड करता है? वेलोसिटी पे, राइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है वेलोसिटी 1 अपॉन वेलोसिटी 2 to 1. So refractive index of 2 with respect to 1 is equal to velocity of light in medium 1 upon velocity of light in medium 2. बट अभी मैंने क्या बोला कि सारे कलर्स का जो स्पीड है वो अलग अलग होने वाला है, सबका स्पीड अलग होने वाला है सब कलर्स का, इसलिए सबके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होने वाला है। आई विल रिपीट दिस, ओके। सारे कलर्स का स्पीड अलग होने वाला है, क्योंकि सारे कलर्स का स्पीड मीडियम में अलग होने वाला है, ये सिर्फ एयर में नहीं, ओके, सिर्फ एयर में नहीं, मीडियम में, किसी भी मीडियम में। सो अगर एयर के यहाँ पे पानी में होगा, एयर में होगा, ग्लास में होगा, डायमंड के अंदर होगा, जहां पे भी वैक्यूम नहीं है वहां पे सारे कलर्स का स्पीड अलग होने वाला है। सो क्योंकि सारे कलर्स का स्पीड अलग होने वाला है, सबके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होने वाला है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या आता है फॉर्मूला में? वेलोसिटी ऑफ लाइट आता है उस मीडियम में। सो उनका वेलोसिटी अलग होने वाला है, इसलिए उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होने वाला है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग हुआ इसलिए कौन सा लाइट कितना मुड़ने वाला है, हाउ मच इज इट गोइंग टू बेंड, वो भी अलग होगा, राइट। सो ये सातों कलर्स अभी अलग हो जाएंगे, सातों कलर्स अलग हो जाएंगे। सो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। और ये कलर्स कौन से होने वाले हैं? रेनबो वाले। सो पहले क्या था? व्हाइट कलर था, राइट। पहले सिर्फ व्हाइट कलर था, और अभी वो व्हाइट कलर जो रेनबो के 7 कलर्स होते हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाने वाले। तो यहाँ पे होगा वॉयलेट, यहाँ पे इंडिगो, यहाँ पे ब्लू, यहाँ पे ग्रीन, यहाँ पे ऑरेंज, यहाँ पे रेड, ये कौन सा मिस किया? यहाँ पे येलो आएगा, जी के बाद येलो। सो ब्लू के बाद ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। सो ये जो व्हाइट लाइट था, व्हाइट लाइट एक ट्राइंगुलर ग्लास स्लैब में चला गया। ट्राइंगुलर ग्लास स्लैब में जाने के बाद, क्योंकि सारे कलर्स का वेलोसिटी अलग है, सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, इसलिए कौन कितना बेंड होने वाला है ये सबके लिए अलग है। तो सब लोग थोड़ा डिफरेंटली बेंड होते हैं, सबका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अलग होता है, सबका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अलग हुआ, तो ये जब बाहर निकलेगा तब सारे हमें एक रे नहीं दिखेगा व्हाइट कलर का, हमें 7 डिफरेंट कलर्स दिखेंगे, क्योंकि व्हाइट लाइट के अंदर ही सारे कलर्स छुपे होते हैं। सो नाउ लेट अस कम टू डिस्पर्जन। ओके, सो डिस्पर्जन का इंग्लिश में मीनिंग क्या है? सो जब भी रिसर्च होता है हमारे क्लास में, मैं तुम लोग को जनरली बोलता हूँ, यू ऑल कैन गो फॉर योर रिसर्च। इंस्टेड आई कैन ऑल्सो से डिस्पर्स फॉर योर रिसर्च। सो डिस्पर्स का मतलब क्या हो गया हिंदी में? कि तुम लोग इधर उधर जा सकते हो, साथ में आने की जरूरत नहीं है, साथ में रहने की जरूरत नहीं है, तुम लोग जहां जाना है जा सकते हो, दूर दूर हो सकते हो, ओके, अलग अलग हो सकते हो। तो डिस्पर्स का मतलब अलग अलग हो जाना, दूर दूर चले जाना। सो नाउ कमिंग टू डिस्पर्जन ऑफ लाइट। सो इसका डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ लाइट। सेपरेशन, राइट। सो डिस्पर्शन का मतलब बेसिकली सेपरेशन है। किसका सेपरेशन हो रहा है? लाइट का सेपरेशन इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स। क्यों? क्योंकि व्हाइट कलर के अंदर ही 7 कलर्स छुपे होते हैं, और जब वो अपने अपने कलर में अलग हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे यूज किया वर्ड कंपोनेंट कलर्स। सो व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ दीज 7 कलर्स। सो व्हेन so the process of separation of light into its component colors while passing through a medium। तो यहाँ पे अपना मीडियम क्या था? ये ग्लास स्लैब था। सो ये जो ट्राइंगुलर ग्लास स्लैब होता है इसको प्रिज्म बोलते हैं, प्रिज्म। सो इस केस में हमारा मीडियम क्या था? प्रिज्म था। दिस इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। सो व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट? सेपरेशन ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स while passing through medium, this is known as dispersion of light। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा? यहाँ पे अपन ने इस पूरा जो डायग्राम है, ये किसका डायग्राम है? ये डायग्राम है डिस्पर्जन ऑफ लाइट का। ओके, सो इन द एंड ऑफ दिस टॉपिक there are 2 questions under the name of use your brain power। okay, so the first question is from incident white light, यानी white light incident हो रहा है, so यहां से इंसिडेंट व्हाइट लाइट है। ओके, फ्रॉम इंसिडेंट व्हाइट लाइट हाउ विल यू ऑब्टेन
इमर्जेंट व्हाइट लाइट, व्हाइट इमर्जेंट लाइट। सो यहां से निकलना क्या चाहिए, व्हाइट लाइट। इमर्जेंट यानी जो बाहर निकल रहा है, इंसिडेंट यानी जो अंदर जा रहा है। सो अंदर व्हाइट लाइट जाना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए व्हाइट लाइट। ये इंसिडेंट है, ये इमर्जेंट है। बाय मेकिंग यूज ऑफ टू प्रिज्म्स, तो अंदर दो प्रिज्म्स होने चाहिए। ओके, दो प्रिज्म्स यूज करके हाउ कैन आई मेक इंसिडेंट व्हाइट लाइट इनटू इमर्जेंट व्हाइट लाइट। ओके, सो द फर्स्ट स्टेप इज टू, ऑब्वियसली हमें पता है अगर समझो एक व्हाइट लाइट चला गया प्रिज्म के अंदर तो क्या होता है। सो लेट अस डू दैट फर्स्ट। ओके, सो लेट मी ड्रॉ द फर्स्ट प्रिज्म हियर। ओके, एंड आई पुट इमर्जेंट व्हाइट लाइट। सो अभी क्या होने वाला है, वी हैव सीन राइट, रेड कलर सबसे कम बेंड होगा और वायलेट कलर सबसे ज्यादा बेंड होगा और ये वापस बाहर निकल जाएंगे। सो ये है रेड लाइट, ये है वायलेट लाइट और बीच में सारे कलर्स है जो मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। फिर मुझे इसको वापस साथ में लेके आना है। वापस साथ में लेके आने के लिए मुझे प्रिज्म को इस तरीके से रखना पड़ेगा कि वो सब कलर्स भी वापस साथ में आ जाए। सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन पुट माय प्रिज्म उल्टा। अभी अगर मैंने अपना प्रिज्म उल्टा रख दिया, ये यहाँ पे इंसिडेंट हो जाएंगे ये दोनों रेस, और अभी ये वापस अभी उल्टा प्रोसेस होने वाला है, तो अभी ये साथ में आ जाएंगे। सो ये वापस ऊपर वाला रेड लाइट है, नीचे वाला वायलेट लाइट है, और बीच में भी सारे कलर्स है, मैं बस ड्रॉ नहीं कर रहा हूं। सो पहले वाले प्रिज्म से क्या हो गया, इंसिडेंट व्हाइट लाइट सारे रेनबो वाले कलर्स में ट्रांसफर हो गया या फिर डिस्पर्स हो गया। डिस्पर्स होने के बाद जो बाहर निकल रहा है, मैं वापस एक प्रिज्म रख रहा हूं, पर मैं अभी उल्टा रख रहा हूं। तो अभी जो उल्टा प्रिज्म रखा है ये ऑपोजिट काम करेगा। पहले वाले प्रिज्म ने सारा लाइट डिस्पर्स कर दिया, अभी वो दूसरे वाला प्रिज्म सारे लाइट को साथ में लेके आएगा। तो जब मैं उल्टा रखूंगा ये सारा लाइट वापस साथ में आके जो बाहर निकलेगा वो है व्हाइट इमर्जेंट लाइट। सो दिस इज व्हाइट इंसिडेंट लाइट जो अंदर जा रहा है। एक प्रिज्म रखा, डिस्पर्स हो गया, रेड वायलेट विबग्योर वाले कलर्स में चला गया। विबग्योर वाले कलर्स वाला जो लाइट है उसको मैंने वापस एक दूसरे प्रिज्म में डाला, बट जो दूसरा प्रिज्म है उसको मैंने उल्टा रखा है। उल्टा रखने के बाद अभी ऑपोजिट काम होगा, जो कुछ भी लाइट डिस्पर्स हुआ था वो वापस साथ में आने वाला है। साथ में आने के बाद क्या होने वाला है, सारे कलर्स जब साथ में आते हैं तब वो व्हाइट दिखता है। सो जो बाहर इमर्जेंट रे आ रहा है, इमर्जेंट यानी बाहर आने वाला, वो होगा व्हाइट इमर्जेंट लाइट। सो दैट इज योर आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो नाउ वी विल सी पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो चैप्टर का नाम क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और अब तक हम कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं, रिफ्रैक्शन। बट अभी वापस कौन सा नाम आ रहा है, पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो रिफ्लेक्शन वर्ड ही यूज कर रहे हैं हम लोग। क्यों रिफ्लेक्शन ये वर्ड यूज कर रहे हैं, वील सी थ्रू एन एक्सपेरिमेंट। ओके, सो जो ग्रीन बॉक्स बना है, अज्यूम कि ये एक वाटर टैंक है। ओके, पानी का टंकी है, और पानी के टंकी के बाहर क्या है, एयर। सो अगर ये पानी है तो बाहर क्या है, एयर है, और इस पानी के अंदर मैं एक लाइट सोर्स लगा रहा हूँ। सो दिस लाइट सोर्स कैन बी अ बल्ब, कैन बी एन एलईडी, कुछ भी, बट वो एक लाइट सोर्स है जिसमें से लाइट हर डायरेक्शन में रेडिएट होने वाला, हर डायरेक्शन में लाइट निकलने वाला है। और मैंने अभी अलग अलग केसेस लिया, अगर समझो कोई एक लाइट में ऐसा चला गया, ऐसा चला गया, ऐसा चला गया, तो हर केस में क्या होने वाला है, दैट वी आर गोइंग टू सी। ओके, सो जो सीधा ऊपर जा रहा है ये कौन सा एंगल बना रहा है, 90 डिग्रीज, राइट। एंड वी हैव सीन कि अगर समझो लाइट एक डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है, या फिर एक रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जा रहा है, हमेशा क्या होने वाला है, अगर वो 90 डिग्रीज पे टच 90 वो रे ऑफ लाइट 90 डिग्रीज पे आ रहा है सरफेस पे, तो सीधा सीधा चला जाएगा, कुछ भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। लेट मी ड्रॉ दिस प्रॉपरली। सो इसका थोड़ा भी डायरेक्शन चेंज नहीं होने वाला है, ये सीधा सीधा चले जाने वाला है। दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन विथ रे ऑफ लाइट विच इज कमिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द वाटर टैंक। नेक्स्ट केस समझो थोड़ा स्लांटेड है। अभी स्लांटेड है, सो वी नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, राइट। हम लोग को पता है जब भी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है, सबसे पहले हम लोग उसका नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। So let me draw normal first. So मैंने इसका नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, एंड व्हाट इज द लॉ सेइंग, लॉ टेल्स अस कि
अगर ये ऐसा सीधा जाने वाला था तो सीधा जाने के बजाय इट इज गोइंग टू गो अवे। अवे क्यों? क्योंकि डेंस मीडियम है, पानी और एयर रेयर मीडियम है। सो डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाए तो नॉर्मल से दूर जाएगा, तो ये इस तरीके से जाएगा। बट इसके साथ कुछ और भी होता है। इसके साथ क्या होता है, थोड़ा सा लाइट बाहर चले जाता है यूजिंग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, और थोड़ा सा लाइट वापस अंदर आ जाता है। थोड़ा सा लाइट वापस अंदर आ जाएगा। सो समझो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और थोड़ा सा वापस अंदर आने वाला है। सो ये जो अंदर आने वाला है इसको बोलते हैं हम लोग पार्शियल रिफ्लेक्शन। पार्शियल यानी पूरा नहीं हुआ, थोड़ा सा। पूरा का पूरा लाइट अंदर आ रहा है क्या वापस? नहीं, सिर्फ थोड़ा सा लाइट अंदर आ रहा है वापस, और थोड़ा बाहर जा रहा है। सो बाहर जा रहा है, हमने पढ़ा है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के अंदर। जो वापस अंदर आ रहा है ये कौन सा लॉ ओबे कर रहा है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जो लास्ट टाइम पढ़ा था। सो ये इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल, नॉट रिफ्रैक्शन एंगल, रिफ्लेक्शन एंगल सेम हो ये दोनों एंगल, और ये अंदर आ जाएगा। सो दिस इज नोन एज पार्शियल रिफ्लेक्शन। समझो एक और लाइट रहेगा जो और स्लैंट हो रहा है। अगेन सेम लॉज विल अप्लाई। लेट मी फर्स्ट ड्रॉ नॉर्मल। सो अगर मैंने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, अगेन आई नो कि ये डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है, तो अगर ये सीधा इस तरीके से जाने वाला था तो ऐसे जाने के बजाय वो थोड़ा दूर जाएगा, नॉर्मल से दूर जाएगा। एक्चुअली पहले से थोड़ा ज्यादा जाएगा, राइट? सो दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और जैसे कि मैंने बताया थोड़ा सा अंदर भी आता है। सो जो थोड़ा सा अंदर क्यों आ जाए? बिकॉज ऑफ पार्शियल रिफ्लेक्शन। सो ये वाला जो रे है नॉर्मल, जो रिफ्रैक्शन का लॉज है उसके हिसाब से नॉर्मल से थोड़ा मुड़ गया और थोड़ा सा वापस अंदर भी आ गया, और कौन सा लॉ फॉलो किया? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सो थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हुआ, थोड़ा सा रिफ्रैक्ट हुआ। नेक्स्ट भी तुम लोग देख रहे हो, पहला वाला जो रे है वो इस तरीके से बेंड हो गया, दूसरा जो थोड़ा और बेंड हो गया। तो और तुम लोग बेंड करते रहोगे इंसिडेंट रे को तो और नीचे नीचे आते जाएगा, राइट? पहले तुमने देखा कि ये सीधा गया, फिर बाद में ये थोड़ा सा मुड़ गया थे और मुड़ गया, ये और थोड़ा मुड़ गया और भी थोड़ा मुड़ गया। सो जैसे जैसे तुम लोग का इंसिडेंट रे और बेंड होते जा रहे हैं, वैसे ही तुम लोग का रिफ्रैक्टेड रे और भी ज्यादा बेंड होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है, तो और नॉर्मल से दूर मुड़ेगा, यानी कि और नीचे नीचे आते रहेगा। एक पॉइंट पे क्या होने वाला है? एक पॉइंट पे ऐसा आने वाला है कि इतना ये बेंड हो गया कि अब ये बाहर जा ही नहीं सकता। सो अगर तुम लोग ने यहाँ पे नॉर्मल भी ड्रॉ कर लिया कि इतना ज्यादा बेंड होगा कि ये नीचे नहीं जाएगा, ये से सीधा चला जाएगा, इसके ऊपर ही चलेगा, सरफेस के ऊपर जाएगा वो। क्यों? क्योंकि तुम लोग ने ये ट्रेंड देखा, राइट? पहले सीधा गया, थोड़ा सा बेंड किया, ये और बाहर जाके बेंड हो गया, और थोड़ा बेंड किया, बाहर जाके और ज्यादा बेंड हो गया। अभी और ज्यादा बेंड करोगे तो बाहर निकल ही नहीं पाएगा, सीधा सीधा इस तरीके से चले जाएगा सरफेस के ऊपर से। अभी समझो तुम लोग ने इंसिडेंट रे को और थोड़ा बेंड किया, अब क्या होने वाला है? वेरी इंटरेस्टिंग। अब क्या होने वाला? अब इसको बाहर जाने मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी लिमिट पे पहुंच गया, अभी और बाहर नहीं जा सकता, तो उसको भी अंदर ही आना पड़ेगा। सो अभी यहाँ पे ये रिफ्रैक्ट होने के बजाय अंदर ही रिफ्लेक्ट करेगा। सो अभी ये जो लास्ट इंसिडेंट रे ये बाहर जा ही नहीं सकता, ये अंदर ही आ जाएगा। सो कोई भी कुछ भी पार्ट लाइट का बाहर नहीं गया, राइट? पूरा का पूरा अंदर आ गया वापस। पूरा का पूरा जब अंदर आता है वी कॉल इट एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल यानी कोई भी लाइट बाहर नहीं गया, पूरा का पूरा अंदर रिफ्लेक्ट हो गया। इंटरनल यानी अंदर की साइड हुआ है ना, कुछ भी बाहर नहीं गया, इसलिए इंटरनल बोला है। और ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करवा, इसलिए इट इज रिफ्लेक्शन। ओके, सो लेट्स ट्राई टू आंसर a few questions. Okay, so first question is what is partial reflection? So we have seen partial reflection क्या है? ये partial reflection है जो अंदर की तरफ आ जाता है। पूरे का पूरा अंदर आ रहा है क्या? नहीं,
थोड़ा सा बाहर जाके रिफ्रैक्ट हो रहा है, थोड़ा सा वापस अंदर होके रिफ्लेक्ट हो रहा है, बाहर जाके रिफ्रैक्ट हो रहा है, अंदर आता है थोड़ा सा वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो पार्शियल का मतलब क्या है, थोड़ा सा, आधा, पूरा नहीं हुआ है। सो पार्शियल रिफ्लेक्शन यानी when a light source is going from dense medium to a rare medium, when a light source is going from dense medium to a rare medium, part of the light is reflected back inside the dense medium and it follows laws of reflection. This is known as partial reflection. ये definition तुम लोग के टेक्स्ट बुक में दिया। I'll repeat this one more time. When a light source is going from dense medium, यहाँ पे पानी था अपना dense medium, to a rare medium, यहाँ पे air था अपना rare medium, some part of the light is reflected back inside the dense medium and it obeys laws of reflection. So incident angle will be equal to reflected angle. So this is known as partial reflection. Next question is, what is total internal reflection? So total internal reflection क्या है? When a light ray is passing from a denser medium to a rarer medium, the entire part of the light gets reflected back inside the denser medium. This is known as total internal reflection. I'll repeat this one more time. When light ray is passing from a denser medium to a rarer medium, the entire light ray is reflected back inside the dense medium. This is known as total internal reflection. और लास्ट क्वेश्चन क्या, व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? सो क्रिटिकल एंगल वो होता है जब, so this is your critical angle. So it is the angle जहां पे रिफ्लेक्टेड रे या फिर रिफ्रैक्टेड, जहां पे रिफ्रैक्टेड रे तुम्हारे सरफेस पे आ जाता है। सो यहाँ पे इस रे के लिए रिफ्रैक्टेड रे सरफेस पे आ गया, राइट? और इसका रिफ्रैक्शन एंगल क्या है, 90 डिग्रीज। इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अगेन रिमेंबर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वी ऑलवेज मेजर फ्रॉम नॉर्मल। सो ये मेरा नॉर्मल है, नॉर्मल से मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस मार्क किया है और नॉर्मल से मैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मार्क करूंगा। सो मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो रहा है, यानी मेरा रिफ्रैक्टेड रे है जो सरफेस पे ट्रैवल कर रहा है। सो इस वो जो एंगल है इंसिडेंस का, उसको मैं बोलूंगा क्रिटिकल एंगल. इट इज डिनोटेड एज IC. ओके, इट इज डिनोटेड एज IC. C फॉर क्रिटिकल एंगल. ऑल्सो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के लिए जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए, एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए. सो क्रिटिकल एंगल से कम हुआ तो थोड़ा सा बाहर भी जाने वाला है, फिर हम उसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं बोल पाएंगे. पूरा का पूरा जब अंदर आएगा तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोल सकते हैं. तो उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, तभी वो पूरा का पूरा अंदर आएगा. क्रिटिकल एंगल से कम होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस तो थोड़ा सा बाहर भी चला जाएगा और रिफ्रैक्ट हो जाएगा. सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. ओके, सो क्रिटिकल एंगल के लिए तुम लोग एक फॉर्मूला भी लिख सकते हो. लेट मी सी इफ आई कैन फिट इट हियर इटसेल्फ. सो तुम लोग को पता है अभी इस केस में इसको मैं मीडियम 1 बोल रहा हूं और इसको मीडियम 2 बोल रहा हूं. ओके, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1. okay, now let me call this as 2 and let me call this as 1. so refractive index as of 2 with respect to 1, yani refractive index of water with respect to air is equal to sin I upon sin R. ये किसका ढूंढ रहे हैं अपन, हम लोग फॉर्मूला ढूंढ रहे हैं क्रिटिकल एंगल के लिए फॉर IC. ओके, for I critical. So refractive index is equal to refractive index of water with respect to air is equal to sin I upon sin R. But I क्या होगा, I को मैं लिखूंगा IC क्यों, क्योंकि वो क्रिटिकल एंगल है. तो क्रिटिकल एंगल को हमेशा अपन IC लिखते हैं, C को थोड़ा नीचे लिख देते हैं. और R क्या है, R 90 डिग्रीज है, राइट. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के क्रिटिकल एंगल के लिए 90 डिग्रीज. सो एंगल ऑफ इंसिडेंस IC बन गया और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्रीज बन गया. और साइन 90 क्या है, साइन 90 क्या है, इफ यू रिमेंबर लाइन से ट्रिग्नोमेट्री इट्स 1, साइन 90 इज 1. तो अभी इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो. सो
let me write this in green color. 2n1 is equal to sin I के पे sin IC divided by sin R. sin R क्या है मेरा sin 90, sin 90 क्या है 1, so upon 1 मेरे को लिखने की जरूरत भी नहीं है. So 2n1 is equal to sin IC. This is a formula for critical angle. This also you need to remember. Okay, let me quickly revise the entire thing. What we were studying in this particular topic was partial reflection and total internal reflection. अब तक चैप्टर का नाम क्या था? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. बट अभी वापस हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं. क्यों? क्योंकि जब भी डेंस मीडियम से रेड मीडियम में कोई भी एक लाइट रे जाता है तो हमने क्या पढ़ा है कि वो रिफ्रैक्ट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, रिफ्रैक्ट हो जाएगा, बट थोड़ा सा लाइट वापस अंदर भी आ जाता है. वो जो थोड़ा सा लाइट वापस अंदर आता है उसको हम बोलते हैं पार्शियल रिफ्लेक्शन. पार्शियल मतलब थोड़ा सा. रिफ्लेक्शन क्यों बोले उसको? क्यों? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे कर रहा है. एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सो जो थोड़ा सा लाइट वापस बाहर अंदर आ रहा है इसको बोलते हैं पार्शियल रिफ्लेक्शन. जैसे ही तुम लोग अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाओगे वैसे ही तुम लोग का रिफ्रैक्टेड रे और नीचे नीचे आते जाएगा. जैसे तुम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहे हो वैसे तुम लोग का जो रिफ्रैक्टेड रे और नीचे जा रहा है. राइट. सो एक पॉइंट आएगा जहां पे वो जो रिफ्रैक्टेड रे वो सरफेस पे जाएगा. एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे रिफ्रैक्टेड रे सरफेस पे चला जाएगा और उस एंगल को बोलेंगे हम एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल. सॉरी, उस एंगल को हम बोलेंगे क्रिटिकल एंगल. जिस एंगल पे इंसिडेंस होगा तो रिफ्रैक्टेड रे सरफेस पे चला जाएगा, दैट इज नोन एज क्रिटिकल एंगल. नेक्स्ट, अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा मेरा, तो पूरा का पूरा रे अंदर आने वाला है क्योंकि बाहर जाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है अभी. पूरा का पूरा रे वापस अंदर आने वाला है. सो दिस इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. टोटल क्यों? पूरा का पूरा रे अंदर आ रहा है इसलिए. और इंटरनल क्यों? वो अंदर की तरफ आ रहा है, कुछ भी बाहर नहीं जा रहा है. जब डेंस मीडियम से रेड मीडियम में लाइट जा रहा है तब कुछ भी बाहर नहीं जा रहा है, पूरा का पूरा अंदर आ रहा है. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. एंड लास्टली क्रिटिकल एंगल. क्रिटिकल एंगल क्या है? वो एंगल जहां पे तुम्हारा रिफ्रैक्टेड रे सरफेस पे जाएगा और उसका एक फॉर्मूला है. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला लिख दो, N21. हमें पता है इट इज sin I अपॉन sin R. आई को क्या लिखते हैं? IC लिखते हैं. क्यों? क्योंकि क्रिटिकल एंगल के लिए IC लिखते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को. रिफ्रैक्शन का एंगल क्या है? 90 डिग्री. यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि सरफेस पे जा रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाता है. सो sin R के पे मैं sin 90 लिखूंगा. sin 90 तो 1 है, तो मेरा 2n1 क्या बन जाएगा? sin IC. sin R के पे 1 लिख दिया और उसको लिखने की जरूरत भी नहीं है. सो 2n1 इज इक्वल टू sin IC. 2n1 इज इक्वल टू sin IC. ये है फॉर्मूला फॉर क्रिटिकल एंगल. दैट्स विद दिस टॉपिक. So the last topic which we are going to explore in this chapter is how are rainbows formed. Okay, so rainbows form होने के लिए 3 steps लगते हैं और ये तीनों steps अब हमने पढ़ लिए. So first step में क्या होता है? रिफ्रैक्शन प्लस डिस्पर्जन होता है. रिफ्रैक्शन हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, डिस्पर्जन हमने आज के पार्ट में पढ़ा. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सेकेंड स्टेप है, वो भी हमने आज के पार्ट में पढ़ा है. लास्ट स्टेप है रिफ्रैक्शन. ओके, सो अज्यूम ये अपना सन है. ओके, अज्यूम दिस इज आवर सन और सन से जो लाइट आता है वी नो दैट इट इज व्हाइट लाइट. ओके, तो सन से जो लाइट आ रहा है वो व्हाइट लाइट है. सेकेंडली रेनबोज कब फॉर्म होते हैं? इफ यू ऑल हैव नोटिस, जब भी बारिश हो रही है और बारिश होने के बाद जस्ट अगर सनलाइट दिख रहा है तुम लोग को, जनरली जब बारिश होती है तब सन नहीं दिखने वाले क्योंकि बहुत सारे क्लाउड्स है ऊपर. बट कभी कभी क्या होता है, या तो बारिश खत्म होने के बाद फटाक से सन बाहर आ जाता है या फिर बारिश के दौरान थोड़ा सा गैप रह जाता है जिसमें से सनलाइट अंदर आ रहा है. अगर वैसा हुआ तो हमें पता है कि रेनबो फॉर्म होने के चांसेस ज्यादा है. कि रेनबो फॉर्म होने के लिए एयर में वाटर ड्रॉपलेट्स होना जरूरी है. तो समझो ये सन का व्हाइट लाइट जो है उसका एक रे है, वो एक वाटर ड्रॉपलेट पे पड़ जाता है. ओके, सो ये वाटर ड्रॉपलेट है. वी नो दैट ये व्हाइट लाइट जो है इसके अंदर 7 कलर्स इंक्लूडेड है, ऑलरेडी है इसके अंदर, और सबका वेलोसिटी अलग है. सारे कलर्स का वेलोसिटी अलग है, इसलिए सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग होने वाला है. सो जब ये वाटर ड्रॉपलेट के अंदर जाता है तो मीडियम चेंज हो रहा है, बाहर एयर है अंदर वाटर है. सो ये रेड मीडियम से डेंस मीडियम में जा रहा है.
तो क्या होने वाला है, रिफ्रैक्शन होने वाला है, और रिफ्रैक्शन के दौरान डिस्पर्जन भी होने वाला है। व्हाई इज गोइंग टू डिस्पर्स, क्योंकि सब कलर्स का स्पीड अलग है, सब कलर्स का स्पीड अलग है, इसलिए सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, इसलिए सब लोग अलग एंगल से मुड़ने वाले हैं। सो समझो ये हो गया अपना रेड कलर सबसे कम बेंड होगा, और ये हो गया अपना वायलेट कलर सबसे ज्यादा बेंड होगा। ओके, सो ऐसे बेंड हो गया। तो फर्स्ट स्टेप अपना हो गया, सनलाइट में से व्हाइट लाइट आ गया, और क्योंकि अभी मीडियम चेंज हो रहा है, एयर में से वाटर में जा रहा है, तो रिफ्रैक्शन हो गया। रिफ्रैक्शन के साथ डिस्पर्जन भी होगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट के अंदर सातों कलर्स है, और वो सातों कलर्स का स्पीड अलग है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, तो सबका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अलग होगा, तो डिस्पर्स भी हो गया। सेकेंड स्टेप क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अभी इससे बाहर नहीं जाता, समझो इससे वापस अंदर आ गया बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ और अदर क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ और अदर क्रिटिकल एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसलिए बहुत इजीली रेनबोज नहीं दिखता, क्योंकि वाटर वेपर हमेशा होता है अपने एयर में, बट हमेशा रेनबो दिखता है क्या, नहीं। तो वाटर वेपर वो इतना बड़ा होना चाहिए कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है रिफ्रैक्शन के बाद, वो एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। सो समझो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो ये ऐसे अंदर आ जाएगा, ये ऐसे अंदर आ जाएगा। Okay, so our second step is also over. Our second step is also over. तो second step क्या था, total internal reflection. So अंदर रिफ्लेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्या है, रिफ्रैक्शन। तो अभी वापस मीडियम चेंज हो रहा है, राइट, वो वाटर में से एयर में जा रहा है, सो डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है, सो वापस रिफ्रैक्शन होने वाला है। सो इफ दिस गोज दिस वे एंड दिस गोज दिस वे, तो ये रेड कलर है और ये वायलेट कलर है। सो थर्ड स्टेप भी हो गया, लास्ट बार रिफ्रैक्शन भी हो गया। तो अगर यहाँ पे कोई खड़ा है और इसकी तरफ ये लाइट आ रहा है, तो इसको क्या दिखने वाला है, इसको रेनबो दिखने वाला है, क्योंकि सारे लाइट के जो कलर्स है वो अलग अलग हो गए हैं। सो लेट मी जस्ट क्विकली रिवाइज रेनबो कैसे फॉर्म होता है। सो रेनबो फॉर्म होने के लिए 3 स्टेप्स लगते हैं। फर्स्ट स्टेप इज रिफ्रैक्शन प्लस डिस्पर्जन। समझो सन से जो लाइट आ रही है वो व्हाइट कलर की लाइट है, और क्योंकि अभी व्हाइट कलर की लाइट के अंदर सारे कलर्स है और सारे कलर्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, जब मीडियम चेंज होगा, एयर टू वाटर में जाएगा, तब वो डिस्पर्स होगा प्लस रिफ्रैक्ट भी होगा। डिस्पर्स होने के बाद ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये वापस एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। जब भी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट होने के बाद लास्टली जब वो वापस वाटर में से एयर में जा रहा है, तब वापस एक बार रिफ्रैक्शन होगा, विच इज द थर्ड स्टेप। और जब ये लाइट कोई देखेगा तो उसको रेनबो दिखाई देगा, क्योंकि उसको 7 कलर्स दिखते हैं। दिस इज हाउ रेनबोज आर फॉर्म्ड। Okay, so we are at the end of this chapter. We have learned each and every concept in detail. It's a very small chapter. Why do stars twinkle and why do planets don't twinkle? ये generally बहुत ज़्यादा frequently पूछे गए हुए give reasons है। तो इसको अच्छे से 4 points में neatly लिखना आना चाहिए, और इसमें बहुत सारी चीज़ें visually याद करने में easy होगा। So अगर तुम लोग YouTube पे जाके या फिर Google पे जाके कुछ चीज़ें गूगल कर सको, फॉर एग्जाम्पल रेनबो फॉर्मेशन के तुम लोग को अच्छे वीडियोस मिल जाएंगे, अच्छे इमेजेस मिलेंगे, मिराज के अच्छे इमेजेस मिलेंगे, फिर ग्लास लैब से जब लेजर लाइट पास होता है तो वो कैसे रिफ्रैक्ट हो रहा है उसके बहुत सारे अच्छे रिसोर्सेज मिल जाएंगे। प्लस तुम्हारे टेक्स्ट में बहुत सारे एक्टिविटीज भी दिए। दीज एक्टिविटीज आई वुड एनकरेज यू ऑल टू डू इट बाय योरसेल्फ एट योर हाउस। सो जस्ट टेक्स्ट बुक खोलो या फिर पीडीएफ खोलो टेक्स्ट बुक का, और उसमें एक्टिविटीज दिए है थ्रू आउट द चैप्टर। यू कैन डू दोस एक्टिविटीज एट होम। किसी अपैरेटस की जरूरत नहीं है तुम लोग को। अगर लेजर होगा तो सारे एक्सपीरियंस बहुत अच्छे से होंगे, बट ट्राई टू डू दोस एक्टिविटीज। देयर आर सम एक्टिविटीज यू डोंट नीड लेजर लाइट आल्सो, so that will enhance your understanding. So that's it for this chapter. Mostly we'll start the chapter lenses next. Okay, cool. That's it. See you guys. Bye.